दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, शीत युद्ध का अंत क्यों हुआ, विश्व राजनीति में क्या बड़े बदलाव आए और भारत सहित पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन से समझते हैं। शीत युद्ध के समय बर्लिन की दीवार दोनों गुटों के बीच बंटवारे की सबसे बड़ी निशानी थी, लेकिन सन 1989 में पूर्वी जर्मनी के लोगों ने मिलकर इस दीवार को तोड़ दिया। इसके बाद बहुत तेजी से बड़े बड़े बदलाव होने लगे और आखिरकार शीत युद्ध खत्म हो गया। जो जर्मनी पहले दो हिस्सों में बंटा हुआ था, वह फिर से एक हो गया। पूर्वी यूरोप के कई देशों में लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, जिसके दबाव में वहां की साम्यवादी सरकारें बदल गई। सोवियत संघ यह सब रोक नहीं पाया और बस देखता रह गया। इसकी वजह कोई युद्ध या सेना नहीं थी, बल्कि जनता की एकजुट ताकत थी। आखिर में खुद सोवियत संघ भी टूट गया। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सोवियत संघ क्यों टूटा, इसके क्या कारण थे, इसका दुनिया पर क्या असर पड़ा और बाद में इन देशों तथा भारत के बीच कैसे रिश्ते बने। सोवियत प्रणाली क्या थी? सन 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ यूएसएसआर बना। इसका मकसद ऐसा समाज बनाना था जहां सबको बराबरी मिले और अमीर गरीब का फर्क कम हो। इसलिए जमीन, कारखाने और बड़े उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण रखा गया। देश की सारी योजनाएं सरकार बनाती थी और अर्थव्यवस्था भी उसी के हिसाब से चलती थी। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। दूसरी किसी पार्टी या विपक्ष को काम करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए पूरे देश की राजनीति और प्रशासन पर इसी पार्टी का नियंत्रण था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के कई देश सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए। इन देशों ने भी समाजवादी व्यवस्था अपनाई। इन्हें समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया कहा जाता था और सोवियत संघ इसका नेता था। उस समय सोवियत संघ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। उसके पास तेल, लोहा, इस्पात और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाएं सरकार सस्ती दरों पर देती थी। लोगों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जाता था और देश में लगभग हर जरूरी चीज का उत्पादन होता था। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में कई कमियां आने लगी। सरकारी अधिकारियों और नेताओं का दबदबा बढ़ गया। लोगों को खुलकर अपनी बात कहने या सरकार की आलोचना करने की आजादी नहीं थी। लोकतंत्र की कमी थी और कम्युनिस्ट पार्टी हर संस्था पर अपना नियंत्रण रखती थी। इस वजह से जनता में असंतोष बढ़ने लगा। सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था, लेकिन असल में रूस का सबसे ज्यादा प्रभाव था। बाकी क्षेत्रों के लोगों को लगता था कि उनकी उपेक्षा की जा रही है और उनकी बात नहीं सुनी जाती। दूसरी ओर अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ में बने रहने के लिए सोवियत संघ को बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया। तकनीक, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं के मामले में वह पश्चिमी देशों से पीछे रह गया। लोगों की जरूरतों के हिसाब से सामान नहीं बन पा रहा था, इसलिए कई चीजों की कमी होने लगी और खाद्यान्न का आयात भी बढ़ गया। सन 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने से सोवियत संघ की समस्याएं और बढ़ गईं। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी, विकास रुकने लगा और सन 1970 के दशक के अंत तक पूरी व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। यही हालात आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का कारण बने। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। सन 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उस समय पश्चिमी देशों में तकनीक और विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जबकि सोवियत संघ पीछे छूटता जा रहा था। इसलिए गोर्बाचेव ने देश में सुधार करने, लोकतंत्र बढ़ाने और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने का फैसला किया। इन सुधारों का असर जल्दी ही दिखने लगा।
पूर्वी यूरोप के देशों में लोगों ने अपनी साम्यवादी सरकारों और सोवियत संघ के नियंत्रण के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। पहले सोवियत संघ ऐसे आंदोलनों को बलपूर्वक दबा देता था, लेकिन गोर्बाचेव ने ऐसा नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि एक एक करके पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें गिरने लगी। उधर सोवियत संघ के अंदर भी आर्थिक और राजनीतिक संकट बढ़ रहा था। गोर्बाचेव के सुधारों का कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं ने विरोध किया। सन 1991 में कुछ कट्टर नेताओं ने तख्तापलट करने की कोशिश भी की, लेकिन जनता ने उसका विरोध किया। इस दौरान बोरिस येल्त्सिन एक बड़े नेता बनकर उभरे। उन्होंने तख्तापलट का विरोध किया और जनता का समर्थन हासिल किया। रूस सहित कई गणराज्यों ने मास्को के नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे सत्ता केंद्र से निकलकर अलग अलग गणराज्यों के हाथों में जाने लगी। दिसंबर सन 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर सोवियत संघ को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही सोवियत संघ टूट गया और कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नए बने देशों ने लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। इसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (CIS) बनाया गया, जिसमें सोवियत संघ के कई पुराने गणराज्य शामिल हुए। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया। उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की स्थायी सीट भी मिल गई। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ही एकमात्र परमाणु शक्ति वाला प्रमुख देश बचा। उसने अमेरिका के साथ परमाणु हथियार कम करने की दिशा में भी कदम उठाए। इस तरह सन 1991 में सोवियत संघ का अंत हो गया और दुनिया की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति था, लेकिन सन 1991 में वह अचानक टूट गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था लोगों की जरूरतों और उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही थी। कई सालों तक अर्थव्यवस्था में कोई खास प्रगति नहीं हुई। बाजार में रोजमर्रा की चीजों की कमी होने लगी और लोगों का सरकार पर भरोसा कम होता गया। लोग खुलकर व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। सोवियत संघ ने अपने बहुत सारे पैसे और संसाधन सेना, परमाणु हथियारों और अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ में खर्च कर दिए। साथ ही उसने पूर्वी यूरोप के अपने सहयोगी देशों को भी आर्थिक मदद दी। इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ गया। दूसरी तरफ लोगों को पश्चिमी देशों की तरक्की और बेहतर जीवन स्तर के बारे में जानकारी मिलने लगी। तब उन्हें महसूस हुआ कि जिस व्यवस्था को सबसे अच्छा बताया जाता था, वह वास्तव में पश्चिमी देशों से पीछे रह गई है। इससे लोगों को बड़ा झटका लगा और उनका विश्वास कमजोर होने लगा। राजनीतिक व्यवस्था भी जड़ हो चुकी थी। कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 70 साल से सत्ता में थी और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी। भ्रष्टाचार बढ़ गया था, प्रशासन सुस्त हो गया था और आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी। पार्टी के बड़े नेताओं को विशेष सुविधाएं मिलती थी, जबकि आम जनता परेशान रहती थी। इसलिए लोग सरकार से दूर होते चले गए। जब मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार शुरू किए तो लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गईं। कुछ लोगों को लगा कि सुधार बहुत धीमी गति से हो रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को लगा कि बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है और उनके विशेष अधिकार छिन रहे हैं। इस वजह से दोनों तरफ के लोग गोर्बाचेव से नाराज हो गए और उनका समर्थन कम हो गया। आखिरी और सबसे बड़ा कारण राष्ट्रवाद की भावना थी। सोवियत संघ के कई गणराज्य जैसे यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और जॉर्जिया खुद को स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। वे मास्को के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहते थे। यही राष्ट्रवादी आंदोलन धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया कि सोवियत संघ को एक साथ रखना मुश्किल हो गया। आखिरकार सन 1991 में सोवियत संघ टूट गया और उसके 15 गणराज्य अलग अलग स्वतंत्र देश बन गए। संक्षेप में सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण थे: पहला, कमजोर और ठहरी हुई अर्थव्यवस्था। दूसरा, हथियारों की दौड़ पर अत्यधिक खर्च। तीसरा, भ्रष्ट और गैर जवाबदेह शासन। चौथा,
गोर्बाचेव के सुधारों से पैदा हुई राजनीतिक खींचतान। पांचवा, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की बढ़ती मांग। विघटन की परिणतियां। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के टूटने से दुनिया की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव आए। इसके कई असर हुए, लेकिन मुख्य रूप से 3 बड़े परिणाम सामने आए। पहला परिणाम यह हुआ कि शीत युद्ध खत्म हो गया। कई सालों से पूंजीवाद और समाजवाद के बीच जो टकराव चल रहा था, वह समाप्त हो गया। इसी वजह से हथियारों की दौड़, सैन्य तनाव और परमाणु हथियारों की होड़ भी कम हो गई। दुनिया में शांति और सहयोग की नई उम्मीद पैदा हुई। दूसरा परिणाम यह हुआ कि दुनिया में ताकत का संतुलन बदल गया। पहले अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियां थीं, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति बन गया। इससे दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं का महत्व भी बढ़ गया। साथ ही उदारवादी लोकतंत्र को सबसे बेहतर के बादम राजनीतिक व्यवस्था माना जाने लगा। तीसरा परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ के टूटने से कई नए स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए। इन देशों ने अपनी अलग पहचान और नीतियां बनाई। कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ और नाटो से जुड़ना चाहते थे। वहीं मध्य एशिया के देशों ने रूस के साथ संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका, चीन और दूसरे देशों से भी रिश्ते मजबूत किए। इस तरह सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में नए देशों का उदय हुआ, शक्ति संतुलन बदल गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई नए खिलाड़ी सामने आए। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। सोवियत संघ के टूटने के बाद उसके पुराने गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी व्यवस्था छोड़कर लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था अपनानी पड़ी। यह बदलाव आसान नहीं था, बल्कि काफी कठिन और दर्दनाक था। इस बदलाव के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक योजना सुझाई, जिसे शॉक थेरेपी कहा गया। इसका मतलब था कि पुराने समाजवादी सिस्टम को जल्दी से खत्म करके पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर दी जाए। इस नीति के तहत सरकार के नियंत्रण वाली फैक्ट्रियां, उद्योग और दूसरी संपत्तियां निजी लोगों और कंपनियों को बेच दी गई। सामूहिक खेती, कलेक्टिव फार्म को खत्म करके निजी खेती शुरू की गई। माना गया कि निजी स्वामित्व और निजी व्यापार से अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। शॉक थेरेपी का एक और बड़ा हिस्सा था मुक्त व्यापार, यानी देशों को दुनिया के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने की छूट दी गई। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया और अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खोल दिया गया। पहले सोवियत खेमे के देश आपस में ज्यादा व्यापार करते थे, लेकिन शॉक थेरेपी के बाद उनके पुराने व्यापारिक रिश्ते टूट गए। अब ये देश सीधे पश्चिमी देशों से जुड़ने लगे और उनकी अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे पश्चिमी पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बन गईं। शॉक थेरेपी के परिणाम। सन 1990 के दशक में लागू की गई शॉक थेरेपी से लोगों को वह फायदा नहीं मिला जिसकी उम्मीद की गई थी। इसके बजाय कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल गई और आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रूस में सरकार के नियंत्रण वाले ज्यादातर उद्योग निजी कंपनियों को बेच दिए गए। लगभग 90% उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया, लेकिन ये उद्योग बहुत कम कीमत पर बेच दिए गए। इसलिए इस प्रक्रिया को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। इसका फायदा आम लोगों को नहीं, बल्कि कुछ अमीर लोगों और कारोबारियों को ज्यादा मिला। रूस की मुद्रा रूबल की कीमत तेजी से गिर गई, महंगाई बहुत बढ़ गई और लोगों की सालों की बचत लगभग खत्म हो गई। सामूहिक खेती की व्यवस्था भी खत्म हो गई, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा कमजोर पड़ गई और रूस को बाहर से अनाज मंगाना पड़ा। पुरानी व्यापार व्यवस्था टूट चुकी थी, लेकिन उसकी जगह कोई मजबूत नई व्यवस्था तुरंत नहीं बन पाई। इससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा कमजोर हो गई। सरकार द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुविधाएं और रियायतें भी धीरे धीरे खत्म कर दी गई। इसका असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोग गरीबी में चले गए, मध्यम वर्ग कमजोर पड़ गया और कई शिक्षित तथा बुद्धिजीवी लोग
या तो दूसरे देशों में चले गए या उनकी स्थिति खराब हो गई। इस दौरान कई देशों में माफिया और अपराधी गिरोह भी ताकतवर हो गए और उन्होंने आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। निजीकरण के कारण अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया। कुछ लोग बहुत अमीर बन गए, जबकि बड़ी आबादी आर्थिक परेशानियों से जूझती रही। राजनीतिक क्षेत्र में भी समस्याएं रहीं। आर्थिक सुधारों पर तो ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। कई देशों में राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गईं, जिससे संसद कमजोर हो गई। कुछ मध्य एशियाई देशों में तो राष्ट्रपति लगभग तानाशाह जैसे बन गए और विरोध की आवाज को दबाया जाने लगा। हालांकि शुरुआत के साल बहुत कठिन रहे, लेकिन 2000 के बाद स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान जैसे देशों ने तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य खनिजों के निर्यात से अच्छी कमाई की। इससे उनकी अर्थव्यवस्था फिर से संभलने लगी और विकास की रफ्तार बढ़ी। संक्षेप में, शॉक थेरेपी के शुरुआती परिणाम काफी नकारात्मक रहे। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और असमानता बढ़ी, लेकिन बाद में प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट आई। संघर्ष और तनाव। सोवियत संघ के टूटने के बाद उसके कई पुराने गणराज्यों में शांति नहीं रही। कई जगह गृह युद्ध, अलगाववादी आंदोलन और राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गए। साथ ही दूसरे देशों की दखलंदाजी भी बढ़ गई, जिससे हालात और मुश्किल हो गए। रूस के चेचन्या और दागेस्तान में अलग देश बनाने की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन हुए। रूस ने इन्हें दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान लगभग 10 साल तक गृह युद्ध से जूझता रहा। इस पूरे क्षेत्र में जातीय और धार्मिक संघर्ष भी चलते रहे। अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में रहने वाले कुछ अर्मेनियाई लोग आर्मेनिया के साथ जुड़ना चाहते थे, जिससे संघर्ष पैदा हुआ। वहीं जॉर्जिया के कुछ प्रांत भी अलग होने की मांग कर रहे थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी सरकार के खिलाफ आंदोलन होते रहे। कई देशों में नदी के पानी और सीमाओं को लेकर भी विवाद हुए। इन सब कारणों से क्षेत्र में अस्थिरता बनी रही और आम लोगों का जीवन कठिन हो गया। मध्य एशिया तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों से भरपूर है। इससे इन देशों को पैसा तो मिला, लेकिन साथ ही यह इलाका बड़ी ताकतों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र भी बन गया। रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सभी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में अपने सैन्य अभियानों के लिए मध्य एशिया में सैन्य ठिकाने और हवाई सुविधाएं हासिल की। दूसरी ओर रूस इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता रहा, जबकि चीन भी व्यापार और ऊर्जा संसाधनों के कारण यहाँ सक्रिय हो गया। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया का विभाजन शांतिपूर्वक हुआ और 2 नए देश बने, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। लेकिन सबसे बड़ा और खतरनाक संघर्ष युगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 के बाद युगोस्लाविया कई हिस्सों में टूट गया। बोस्निया और हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ जातीय संघर्ष इतना बढ़ गया कि गृह युद्ध छिड़ गया और नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूर्व साम्यवादी देश और भारत ने सोवियत संघ के टूटने के बाद बने सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए, लेकिन रूस के साथ उसके रिश्ते सबसे मजबूत और खास रहे हैं। भारत और रूस के बीच लंबे समय से दोस्ती, भरोसा और सहयोग का रिश्ता रहा है। रूस और पूर्व सोवियत संघ के कई देशों में भारतीय फिल्में और गाने बहुत लोकप्रिय रहे हैं। राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक वहां के लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। भारत और रूस दोनों बहुध्रुवीय विश्व चाहते हैं, यानी दुनिया में किसी एक देश का दबदबा न हो, बल्कि कई देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भूमिका निभाएं। दोनों देश यह भी चाहते हैं कि विवादों का समाधान बातचीत से हो। हर देश को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का अधिकार मिले
और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं और मजबूत बने। भारत को रूस के साथ अच्छे संबंधों से कई फायदे मिले हैं। कश्मीर मुद्दे पर समर्थन, ऊर्जा की आपूर्ति, आतंकवाद से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच और चीन के साथ संतुलन बनाने में रूस ने भारत की मदद की है। रूस के लिए भी भारत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत उसके हथियारों का बड़ा खरीदार है। भारतीय सेना के पास मौजूद कई हथियार और सैन्य उपकरण रूस से खरीदे गए हैं। इसके अलावा भारत तेल और गैस का बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग मजबूत है। भारत रूस के साथ साथ कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ भी तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है। भारत इन देशों में निवेश भी कर रहा है। रूस ने भारत की परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष परियोजनाओं में भी मदद की है। जरूरत पड़ने पर उसने भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट तकनीक उपलब्ध कराई। दोनों देश विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष से जुड़ी कई परियोजनाओं में भी साथ काम करते हैं। यानी भारत और रूस के रिश्ते भरोसे, दोस्ती और आपसी सहयोग पर आधारित हैं। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय राजनीति जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।